हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जैसे आर्टी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए भूगोल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो हमारे संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर है कृषि। ठीक है, जो कि चैप्टर 4 में है। इसका हम लोग 3 तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुनहरा रेशा को किस नाम से जाना जाता है, या फिर सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पटसन। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों के बीच में ये क्वेश्चन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा जाए और आपका भी अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। 3 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? इसका आंसर होगा जीवन निर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका आंसर होगा चीन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा प्रेयरी प्रदेश को कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कपास। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है? आंसर होगा ब्राज़ील। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसका उत्तर होगा चीन से। 10 नंबर क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? इसका उत्तर होगा प्राथमिक। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा रोपण कृषि कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? नाम लिखें। तो यहाँ इसका उत्तर होगा आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होता है। पहले प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीयक क्रिया। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखें। तो प्राथमिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य। द्वितीय क्रिया का उदाहरण हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि। तृतीयक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा बैंकिंग, यातायात, बीमा, संचार, विज्ञापन। 14 नंबर क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? इसका उत्तर होगा चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान व जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जूट का मुख्य उत्पादक देश कौन से है? इसका उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम में भी इसकी खेती होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे गेहूँ, चना, चावल, कपास तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा वाणिज्यिक कृषि। 18 नंबर क्वेश्चन है, कृषिगत भूमि क्या है? इसका उत्तर होगा ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, कृषि योग्य या फिर कृषिगत भूमि कहलाती है। 19 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा जूट और कपास। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 पेय फसलों का नाम लिखें। पेय यानी कि पीने वाला, तो इसका आंसर होगा चाय और कहवा। कहवा को कॉफ़ी भी कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। इसका उत्तर होगा अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि
क्या है? इसका उत्तर होगा जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि क्या है? इसका उत्तर होगा रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि का मुख्य श्रेय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? इसका उत्तर होगा हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इससे में अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कृषि कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर होगा कृषि 2 प्रकार की होती है। पहला निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? इसका उत्तर होगा गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है। श्रम की प्रधानता रहती है। जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। भारत एक सघन आबादी का देश है। यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है। इन्हीं के कारण भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। यहाँ का मुख्य फसल चावल है। गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन अन्य फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है। तो इसका पहला अंतर हम लोग लिखेंगे इसके जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में। जीवन निर्वाह कृषि में पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है। और वाणिज्यिक कृषि में पहला अंतर लिखेंगे, ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। देखिए, वाणिज्य का मतलब क्या होता है? मतलब पैसा से संबंधित है। इसीलिए इसका बी पॉइंट में हम लोग अंतर लिखेंगे कि अधिक आबादी वाले देशों जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। और इसका वाणिज्यिक कृषि में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह बड़े बड़े फार्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। चाय, रबड़, गेहूँ, कहवा आदि की कृषि इसके उदाहरण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है। तो रोपण कृषि क्या है? देखिए, रोपण कृषि इस प्रकार की कृषि में रबड़, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। फसल उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होती है और अतः यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या है देखते हैं। इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता, इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप एशिया में स्टेपिस, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर में अंतर बताना है। इसका उत्तर होगा कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द का पर्यायवाची है। एग्स का अर्थ हुआ भूमि या खेत, कल्चर का अर्थ हुआ जुताई करना। इस प्रकार किसी जमीन के टुकड़े पर कार्य कर कुछ उपजाना ही कृषि है। इस प्रकार अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंगूर की खेती बहुत से देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इस खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंगूर की खेती जब की जाती है तो उसको विटीकल्चर कहते हैं। और फिर आगे है, बड़े पैमाने पर फलों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं। फल की जो खेती है उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। अर्थात अंगूर की खेती को विटीकल्चर और फलों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, कारण बताएं।
तो इसका उत्तर होगा आर्थिक लाभ के लिए की जाने वाली कृषि और पशुपालन वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। कृषि यंत्रीकृत एवं विस्तृत होती है। खेत बड़े बड़े फार्म के रूप में होते हैं। उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को बड़े बड़े भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। मानव श्रम का उपयोग कम होता है। उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि इस कृषि में भी एक फसल उगाई जाती है जिसके लिए बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। खेतों के निकट फसल उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है। फसलें निर्यात आधारित होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति इसके अनुकूल है। रोपण कृषि क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा विकसित होती है। विकासशील देशों में इस कृषि का विकास हुआ है। रबड़, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल मुख्य फसलें हैं। ये सभी फसलें वाणिज्यिक फसल है, अतः रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बताना है, क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पटसन या जूट एक रेशेदार फसल है। यह फसल नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमाव होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। यह एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी के गट्ठर बांध कर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। इन रेशों का उपयोग बोरा, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रसिया, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने में किया जाता है। विश्व में भारत बांग्लादेश इसका मुख्य उत्पादक देश है। पूर्वी भारत में इस फसल के लिए इतना उपयुक्त है कि इसे यहाँ सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का पहला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा हम लोगों का कि चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। भौगोलिक दशा चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर और चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता उपयुक्त होती है। प्रमुख उत्पादक देश है चीन, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद भारत, उसके बाद चीन, श्रीलंका और फिर मिस्र है। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों का नाम लिखें। इसका उत्तर होगा वर्धन काल में मध्यम वर्षा एवं मध्यम तापमान, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, फसलें पकने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप आदि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं है। प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत प्रमुख देश हैं। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मानव संसाधन। अब हम लोग मानव संसाधन से देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा चीन। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत है। तो इसका उत्तर होगा 66.4% दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1951 में हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीप के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीप एशिया एवं यूरोप है। यानी कि एशिया और यूरोप में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि निवास करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है।
इसका उत्तर होगा भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर में 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का 60% लोग कितने देश में रहते हैं? तो 10 देशों में रहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार आंका जाता है? इसका उत्तर होगा जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या को मापी जाती है और मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। 9 नंबर क्वेश्चन है, साक्षर किसे कहते हैं? उत्तर होगा जो व्यक्ति किसी भाषा में सामान्य संदेश को पढ़ लिख समझ सकता है उसे साक्षर कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? झारखंड का पूछा है तो लिखेंगे झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर में 414 व्यक्ति रहता है झारखंड में। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो लिखेंगे भारत। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व, इसका उत्तर होगा धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग में, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र में और दक्षिण अमेरिका का अमेज़न वन क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा किसी एक देश से दूसरे देश के बीच रूप से जाकर या आकर बस जाना अस्थायी प्रवास कहलाता है। इससे जनसंख्या में वृद्धि, कमी तथा संघटक में व्यापक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जब जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि होने लगे कि उपलब्ध संसाधन मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम पड़ने लगे, ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात 443 है और झारखंड का लिंगानुपात यानी कि 947, यानी कि 1000 पुरुष पर ये इतनी महिलाएं झारखंड में हैं और इतनी महिलाएं हैं जो कि भारत में हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, मानव एक संसाधन है, कैसे को बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, यानी कि जो मनुष्य को ज़रूरत होता है वो उसके अनुसार वो चीज़ को बना लेता है, इसलिए वह एक संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। शीतोष्ण और उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या है। विरल यानी कि बहुत ही कम जनसंख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर बताना है। जन्म दर क्या है? प्रति 1000 आबादी पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को, यानी 1000 अगर जीवित शिशु है तो उसमें कितना शिशु बचा हुआ है, 1000 में जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है, जन्म दर घटने से जनसंख्या घटती है। मृत्यु दर किसे कहेंगे? तो मृत्यु दर प्रति 1000 आबादी पर मरने वाले 1000 पर कितना बच्चा मरा है उसको बोलेंगे। कितना बच्चे या फिर कितने लोग मरे हैं उसको मृत्यु दर कहेंगे। मृत्यु दर अगर बढ़ रहा है तो जनसंख्या घटती है तथा मृत्यु दर घटने से जनसंख्या बढ़ती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रवास एवं अप्रवास में अंतर बताना है। तो उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है तथा अप्रवास के कारण बढ़ती है। अल्प विकसित देशों में
उत्प्रवास एवं विकसित देशों में आप्रवास की स्थिति पाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है, इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि नील नदी की घाटी में मुख्य सूडान और मिस्र आते हैं। मिस्र की नील नदी की घाटी की संकरी पट्टी जनसंख्या का सबसे घना आबादी है। यह जनसंख्या घनत्व 15,000 प्रति व्यक्ति के वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 1500 व्यक्ति निवास करते हैं। बाकी इसी घाटी के मिस्र के अधिकांश नगर बसे हुए नील नदी में सीमित खनिज पदार्थ मिलने से कृषि आधारभूत सूती और कृत्रिम रेशे से वस्त्र, मोटा कपड़ा, कागज उद्योग, शक्कर, सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त चमड़ा, प्लाईवुड, एल्कोहल, इंजीनियरिंग सामान, मोटर वाहन, विद्युत, रसायन उद्योग आदि की इकाइयां स्थापित है। नील नदी का डेल्टा क्षेत्र उर्वरक क्षेत्रों में से है, जहां हर वर्ष नई मिट्टी की परत आ जाती है और इस मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। इसी कारण से यह क्षेत्र घना बसा क्षेत्र है। 6 नंबर क्वेश्चन, नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, कारण क्या है? उसका उत्तर होगा नाइजीरिया विविध स्थलाकृति वाला एक बड़ा देश है, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। खनिज तेल के अकेले विदेशी मुद्रा का 95% प्राप्त होता है। नाइजीरिया प्रगतिशील देशों में से एक है। हाल के वर्षों में यहाँ औद्योगिक उन्नति के साथ कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई है। आर्थिक उन्नति और मृत्यु दर में कमी के कारण नाइजीरिया की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, यानी कि वहाँ पे मृत्यु दर बहुत ही कम है, यानी कि वहाँ पे लोग हैं जो कि बहुत कम मरते थे, ज़्यादा जीवित रहेंगे तो जनसंख्या क्या बढ़ेगा। अब हम लोग त्रिकोणीय क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर होगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है भौगोलिक कारक। तो पहले आप कुछ पढ़ लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। तो भौगोलिक कारक क्या है? इसके अंतर्गत भू आकृति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता है। भू आकृति, पर्वत या पठारों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य, गृह निर्माण, यातायात आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र सघन बसे हुए हैं, जबकि हिमालय के क्षेत्र विरल बसाव वाले हैं, यानी कि हिमालय पर उतने लोग नहीं बसे हुए हैं जितना कि गंगा में बसे हैं, गंगा के घाटी पे बसे हुए हैं। इसका दूसरा पॉइंट है ख नंबर जलवायु। अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। जल, उपजाऊ मृदा एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए आकर्षित करती है। नदी की घाटियों के क्षेत्र जहाँ प्रचुर मात्रा में अलवणीय यानी कि मीठा जल उपलब्ध है, वहाँ घनी आबादी है, यानी कि जहाँ पे मीठा जल वहाँ पे ज़्यादा आबादी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे पीने के लिए पानी है। जैसे कि झारखंड का छोटा नागपुर का पठारी इलाका खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अतः घनी आबादी है वहाँ। समृद्ध इसलिए घनी आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ। मध्य पूर्व के अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ये क्षेत्र जलवायु प्रतिकूल होते हुए भी लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी कि जलवायु के विपरीत होते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। मानवीय कारक क्या है? मानवीय कारक में पहला पॉइंट है कि सामाजिक कारक, यानी कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे कि पूना, बेंगलुरु, इस तरीके से। ख नंबर पॉइंट लिखेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या? ऐसे प्रदेश जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है।
औद्योगिक क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र हैं। भारत का मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जापान का ओसाका ऐसे ही शहर हैं। ग पॉइंट में दिया हुआ है कि सांस्कृतिक कारक, अत्यधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। वाराणसी, हरिद्वार, यरूशलेम, वेटिकन सिटी ऐसे ही शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? व्याख्या करें। तो इसका उत्तर, जनसंख्या परिवर्तन क्या पहले समझाएंगे। किसी देश अथवा क्षेत्र की आबादी की संख्या, उसके वितरण एवं संगठन में होने वाले बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु, प्रवास के आपसी संयोजन से होता है। पहला है जन्म दर। जन्म दर क्या है? जन्म दर से आशय एक दिए हुए समय प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से है। ऊंची जन्म दर से आशय अधिक जनसंख्या यानी कि ज़्यादा जन्म दर होगा, यानी कि 1000 पे जितना अधिक व्यक्ति का जन्म होगा और वो जीवित रहेगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। अर्थात जन्म दर जितनी अधिक होगी यानी ऊंची होगी, जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। मृत्यु दर क्या है? यानी 1000 व्यक्तियों पर कितना लोग है जो कि मरा। मृत्यु दर से आशय है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। ऊंची मृत्यु दर से आशय है जनसंख्या में की वृद्धि दर कम हो रही है, और नीची मृत्यु दर की से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का अधिक होना है। वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। इससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। गांव में दिया हुआ है कि प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। किसी स्थान में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। यदि जनसंख्या की यह अदला बदली एक देश में ही हो तो इससे जनसंख्या परिवर्तन में कोई अंतर नहीं आता है, परंतु यदि प्रवास एक देश से दूसरे देश में हो इससे जनसंख्या में परिवर्तन है जो कि अवश्य फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? किसी देश के जनसंख्या पिरामिड से किन बातों का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में जनसंख्या पिरामिड सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या पिरामिड से निम्न बातों का पता चलता है। क्या क्या पता चलता है देखते हैं। पहला है जो कि जनसंख्या पिरामिड से कुल जनसंख्या के लिंग प्रतिशत को विभक्त किया जा सकता है, यानी कि 5 से 9 वर्ष की आयु 10 से 14 वर्ष की आयु में विभक्त किया जा सकता है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत से लिंग प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए क्रमशः प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या दिखाता है। कम जन्म दर एवं मृत्यु दर वाले देशों को पिरामिड का आधार संकरा होता है। यह स्थिति विकसित देशों में होता है। इस तरीके से हम लोगों का है जो कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और कुछ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो है जो कि कैसा लग रहा है और आप लोगों का एग्ज़ाम में कितना ही हेल्पफुल रहा है। और वीडियो को प्लीज़ सभी दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों का पास है जो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और 10th और 9th का नया सेशन का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो वो क्लास भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।